चुनाव के छठे चरण में अब रावण की एंट्री हो गई है। कांग्रेस के एक बड़े नेता को भगवा में रावण दिखा है। यह नेता महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से की है और इस जुबानी हमले में आज की चुनावी जंग को योगी बनाम ऑल में बदल दिया है। 25 मई को छठे चरण का चुनाव है। 58 सीटों पर वोटिंग होनी है और छठे चरण की वोटिंग से 100 घंटे पहले पटोले ने भगवा वस्त्र की तुलना रावण से करके सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। जी हां, जवाब बीजेपी की ओर से भी दिया जा रहा है और उन नेताओं की ओर से भी जो हाल फिलहाल में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस योगी को रावण कह रही है तो योगी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले औरंगजेब हैं। कांग्रेस कह रही है बीजेपी वाले हिटलर हैं तो बीजेपी जवाब दे रही है कि ये मुगलों का जजिया लगाने वाले लोग हैं। राहुल गांधी बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए असुर शक्ति जैसे शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं तो बीजेपी विपक्ष के कई नेताओं को देशद्रोही और गद्दार बता चुकी है और इसी कड़ी में अब रावण का नाम भी जुड़ गया है। भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को छोड़ने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। उसका मीनिंग हम ऐसा नहीं लगाएंगे। क्या भगवा कपड़ा पहनना अपराध है? क्या भगवा कपड़ा पहनने वाले रावण होते हैं? भगवा से कांग्रेस को आपत्ति क्यों? न जाने कांग्रेस को भगवा से ऐसी क्या दिक्कत है कि भगवा रंग देखते ही कांग्रेस के नेता चिढ़ जाते हैं। अब तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष भी भगवा विरोधी हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उनका भगवा विरोध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण है। नाना पटोले ने भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से कर दी है। चाइना ने जिस तरह से देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके रखा है उसके बारे में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते? भारत माँ जब तकलीफ में है, भारत माँ के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को छोड़ने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। तो उसका मीनिंग हम ऐसा नहीं लगाएंगे। नाना पटोले के इस बयान की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन पहले ही चुनाव खत्म हुए हैं। अगर अभी वहां वोटिंग बाकी होती तो शायद ऐसा बयान नहीं दिया जाता। ये वही नाना पटोले हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगी। नाना पटोले का एक और बयान सुर्खियों में था जब उन्होंने कहा था कि राम और राहुल गांधी दोनों का नाम आर से है। नाना पटोले ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला तो योगी ने भी चुनावी मंच से कांग्रेस नेता को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। ये तो लगता है इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। बहनों और भाइयों, इतना क्रूर था कि उसने अपने भाई की हत्या की, अपने पिता को कैद कर दिया। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। हिंदुओं के लिए कहा था या तो जजिया कर दो या मुसलमान बनो। सनातन विरोधी बयान का जवाब योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब से दिया तो बीजेपी ने कांग्रेस को उसका सनातन विरोधी इतिहास याद दिलाया। महामहिम राष्ट्रपति महोदया के श्री राम जन्मभूमि जाने के बाद ठीक अगले दिन उन्होंने राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात कही थी कि राहुल गांधी जी जाते थे और पूजा करके निकल के और जनेऊ दिखाई जाती थी उनकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जाति और गोत्र भी बताया जाता था। फिर उनकी पार्टी के जो सांसद थे वो वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद के पक्ष में जाकर खड़े होते थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो नाना पटोले को चीन वाले बयान पर ही घेर लिया है। नाना पटोले चाहे तो हम नाना पटोले को चाइनीज बाउंड्री में भेज सकता हूँ, वो एक बार जाके देख के आ जाए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जो साधु संत भगवा कपड़ा पहनते हैं वो कांग्रेस नेता के रावण वाले बयान से गुस्से में हैं। ये अनजाने में नहीं आ रहे हैं, ये एक सोची समझी रणनीति है, सोची समझी एक साजिश है जो सनातन के नाम से इनको प्रॉब्लम है। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से इनकी मानसिकता राक्षसों वाली है। इसके नाते दिन में भी इनको सपना रावण का आने लग गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है। अब छठे चरण के चुनाव में रावण ही मुद्दा बनेगा।
25 मई को दिल्ली समेत 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। उससे पहले नाना पटोले का सनातन विरोधी बयान कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, चुनाव आते ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सनातन विरोधी हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा बयान दे जाते हैं जो सनातन धर्म को नाराज कर देता है। कुछ ऐसे ही बयान आपको दिखाते हैं, उसकी फेहरिस्त आपको बताते हैं। आज नाना पटोले ने कह दिया कि भगवा कपड़े में रावण आया था सीता हरण करने। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राम की शिव से लड़ाई है। लीजिए, वो राम और शिव की ही लड़ाई करवा रहे थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नौटंकी कह दिया था। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो सनातन विरोधी बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने तो हिंदू धर्म को ही धोखा कह दिया है। पिछले साल कांग्रेस की सहयोगी डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने तो सनातन धर्म को डेंगू और कोरोना वायरस कह दिया था और उसे खत्म करने की बात कही थी। अब आप ही सोचिए, यह बयान इंडिया गठबंधन की सनातन विरोधी सोच दिखाता है या नहीं दिखाता। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। वो जहां भी जाते हैं भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इसी वजह से विपक्ष के नेता योगी आदित्यनाथ पर भी हमलावर रहते हैं। सवाल है कि क्या विपक्ष को योगी से डर लगता है? Mr. Yogi Nathan may take sannyasa again later because they are going to lose the election. उनकी बात सही है कि हम ज़रूर जहाज़ पकड़ेंगे, जहाज़ यूपी का पकड़ेंगे और 2027 में वहाँ एक पंथ निरपेक्ष सरकार बनाएंगे। 4 जून के बाद सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो। ये भागने वाले हैं। योगी जी को पता होना चाहिए, योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। छठे और 7वें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर शोर से चुनाव में लगे हुए हैं। आज पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में हैं। अब से कुछ देर पहले ही काशी में पीएम मोदी ने 25,000 महिलाओं से संवाद किया। मातृ शक्ति सम्मेलन के जरिए पीएम मोदी ने काशी की महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। अब यहां सपा के लड़कों ने गलती करने की कोशिश की तो योगी सरकार उनका वो हाल करेगी जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अब एक बेहद खास जी जानकारी आपको दे देते हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, ट्रैफिक का दबाव और भीड़ जुटने पर तीर्थयात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने गाड़ियों के आने जाने के लिए वन वे ट्रैफिक किया हुआ है। चारधाम यात्रा में इस बार भारी भीड़ उमड़ रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में क्षमता से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा में और नियम बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक चारधाम में 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है। वाहनों के वन वे सिस्टम से सभी धामों में भीड़ काबू की जा रही है। रात 8 बजे के बाद नहीं जा पाएंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। चारधाम यात्रा के लिए 180 चिकित्सकों को तैनात किया गया है। देशहित में अब बात लव जिहाद से जुड़ी हुई करते हैं। देखिए, यूपी में योगी राज है, सब जानते हैं। ये इन लड़कों को भी पता था, पुलिस सख्त है, ये भी इन्हें अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन खास मकसद से एक लड़की को रोजाना
तंग करना, लड़की के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देना इन लड़कों को इतना भारी पड़ा कि अलीगढ़ की जनता ने ही इनके लव जिहाद के अरमानों पर पानी फेर दिया। इन लड़कों को इतना मारा पीटा कि ये हांफते रहे और रहम की भीख मांगते रहे। जमीन पर बैठे ये लड़के थोड़ी देर पहले ही जमकर मार खा चुके हैं। लात, घूंसे, थप्पड़ सभी इनकी सेवा में हाजिर किए गए हैं। इनके मंसूबे योगी राज में लव जिहाद को अंजाम देना था, लेकिन अब ये इस हालत में भी नहीं है कि उठकर ठीक से चल फिर सकें। अलीगढ़ में इनकी धुलाई बेहद तबीयत से की गई है। लव जिहाद का बुखार यहाँ के लोगों ने ऐसा उतारा कि अब जाकर इनकी तबीयत नरम पड़ी है। दरअसल ये दोनों ही लड़के एक छात्रा का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की फिराक में थे। कुछ लड़कों द्वारा एक लड़की का पीछा किया जा रहा है एवं धर्म परिवर्तन हेतु उस पर दबाव बनाया जा रहा है। तीनों लड़कों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अब योगी की पुलिस इन लड़कों का पक्का इलाज कर रही है। पकड़े गए लड़कों में जुनैद खान और साहिल समेत 3 आरोपी हैं। दरअसल ज्वालापुरी में रहने वाली एक छात्रा बीएड की परीक्षाएं देने कॉलेज आया करती थी। छात्रा के परिवार वालों के मुताबिक जुनैद नाम का लड़का 3-4 लड़कों के साथ छात्रा का कॉलेज से लगातार पीछा कर रहा था। जुनैद लगातार छात्रा को परेशान करता था। पुलिस को दी शिकायत में छात्रा के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि जुनैद घर पर धमकी दे रहा था। अपनी लड़की को घर से बाहर निकालो, आज इसे हिजाब पहनाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर उठा ले जाऊंगा। यहाँ तक कि आरोपी जुनैद छात्रा और उसके परिवार को मौत के घाट उतारने तक की धमकी देता था। मेरी भतीजी छलांग पे देने जाती है, उसके साथ में जुनैद नाम का लड़का भी पढ़ता है, तो वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता है। इस मामले में छात्रा के परिवार वालों ने जो कहानी बताई उससे समझा जा सकता है कि कितनी शिद्दत से ये अपने लव जिहाद के मिशन पर काम कर रहे थे। मामला सार्वजनिक हुआ तो मोहल्ले वालों ने जुनैद समेत 3 लड़कों को दबोच लिया और लव जिहाद का बुखार उतार दिया। इस बीच हिंदूवादी नेता भी यहाँ पहुँच चुके थे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर छेड़छाड़, लव जिहाद समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। यूपी के अंदर योगी राज में लव जिहाद की मंशा रखने वाले इन सिरफिरों को अब बात समझ आ गई होगी कि अब दोबारा जबरन धर्मांतरण की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यूपी में लव जिहाद या जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून 2021 में ही बन चुका है और इसके तहत सजा भी दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अब आपको सोना दिलाने वाला सवाल आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक का देश हित आपने आंखें गड़ाकर बहुत ध्यान से देखा और सुना होगा। जी न्यूज़ देखो सोना जीतो कॉन्टेस्ट में आज का पहला सवाल अब मैं पूछने जा रहा हूं। 4 धाम में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कब तक बंद है? आपके ऑप्शन है ए 25 मई तक, बी 27 मई, सी 31 मई या फिर डी 1 जून। आप अपने जवाब 57575 पर एसएमएस कर दीजिए। जवाब कैसे भेजें इसे ध्यान से सुनिए। ZN लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, अपने शहर का नाम लिखिए, स्पेस दीजिए। चूंकि ये सवाल पहला सवाल है इसलिए Q1 लिखिए, फिर स्पेस दीजिए और जो भी ऑप्शन आपके हिसाब से सही जवाब है A, B, C या D उसे लिख दीजिए। ये पहला सवाल है इसीलिए आपको Q1 लिखना होगा। फिर याद दिला दूं, जब दूसरा सवाल हम पूछेंगे तब आपको Q2 लिखना होगा। तो आप जल्द से जल्द अपने जवाब हमें भेजिए। और हां, आज के 2 लकी विजेता कौन हैं उनके नाम हम आपको दूसरे सवाल के बाद बताएंगे। इसीलिए देश हित में इस कार्यक्रम में हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। देश हित की अगली खबर दिल्ली के चुनावी अखाड़े से मैं लेकर आया हूं। दिल्ली का गदर जो है वो अब घुसपैठिए पर हो रहा है और पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। इस गदर में एक तरफ अमित शाह हैं तो दूसरी तरफ हैं अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस। आपको बता दें कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने वाले हैं। हर पार्टी यहां अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। यहां की सभी 7 सीटों पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और पाकिस्तान के मुद्दे पर दोनों ही ओर से शब्द भेदी बाण दागे जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। सियासी लड़ाई काफी भयंकर है। पूरी कहानी समझने के लिए अब आप एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए।
अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा दो लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा। क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? जो लोग स्वतंत्र भारत में रह करके पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, वे भारत के अंदर बोझा क्यों बनते हैं? जाए पाकिस्तान में जाए। दिल्ली में 25 मई को होने वाले चुनाव से ठीक 5 दिन पहले सियासत इतनी गर्मा गई है कि अब पाकिस्तान के नाम पर एक दूसरे पर जमकर तीखे हमले बोले जा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा दो लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली के चुनावी मैदान पर विरोधियों पर पाकिस्तान का नाम लेकर सोमवार को बरसे थे, जिसका जवाब आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया है। भारत के अंदर विरासत को अपमानित करने वाला गठबंधन है और पाकिस्तान का राग अलापने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान का राग अलापने वालों पर जमकर बरसे थे। जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, वे कृपया पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए अवसर जरूर मिल जाएगा। वहां उनको भीख भी नहीं मिलने वाली है। इस बार दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल मिलकर बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। बीजेपी केजरीवाल पर जमकर हमला बोल रही है तो केजरीवाल भी जवाब देने में पीछे नहीं। एक बंगले से पेट नहीं भरा, 125 करोड़ का शीश महल बना दिया। 125 करोड़ का शीश। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं। केवल दिल्ली के मैदान से ही दिल्ली में जंग नहीं हो रही, बल्कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा केजरीवाल और कांग्रेस पर बाहर से भी हमलावर हैं। जवाब में कांग्रेस भी पलटवार दिल्ली के बाहर से ही कर रही है। अरविंद केजरीवाल जेल से आया है, 1 तारीख उनको जेल जाना है, तो व्यक्ति का बाद में ज़्यादा रिएक्शन देना ठीक नहीं है। उनका दिमाग की हालत भी ठीक नहीं है। तो हमें अरविंद केजरीवाल को, जो भी केजरीवाल बोलते हैं, इनको इग्नोर करना चाहिए, इसलिए उनका दिमाग की हालत अभी ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने बड़ी मेहनत करी जी, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चलना है। वैसे आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने जब से बीजेपी पर पाकिस्तान से बैठकर हमला बोलना शुरू किया और केजरीवाल राहुल गांधी के कसीदे पड़े, तब से पाकिस्तान पर लगातार हमला बोलने वाली बीजेपी दिल्ली के मैदान से सियासी संग्राम को धारदार बना रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को राहत देने पर भी केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साधते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देश हित में पान खाने वालों को सावधान कर देने वाली खबर। आपने स्मोक पान के बारे में तो सुना होगा। स्मोक पान से निकल रहा ये धुआं जो है आप देख रहे हैं, ये भले ही देखने में आकर्षक लगे, लेकिन ये होता बहुत खतरनाक है, सेहत के लिए जानलेवा होता है। इस पान में जो केमिकल मौजूद है वो लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। स्मोक पान की कीमत बेंगलुरु के एक 12 साल की बच्ची को सर्जरी कर चुकानी पड़ी। जी हाँ, ये स्मोक पान देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसका सेवन उतना ही खतरनाक है। बेंगलुरु की 12 साल की बच्ची को स्मोक पान गहरा घाव दे गया। एक पार्टी में लगे स्मोक पान के स्टॉल से बच्ची ने स्मोक पान खा लिया और फिर शुरू हो गई मुसीबत। पान खाने के कुछ देर बाद बच्ची के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। परिवार के लोग अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने पाया कि स्मोक पान के कारण उसके पेट में छेद हो गया है। बच्ची की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि डॉक्टरों को सर्जरी कर
पेट के संक्रमित हिस्से को काटकर अलग करना पड़ा। बच्ची को ये जख्म पान के कारण नहीं बल्कि पान में मौजूद लिक्विड नाइट्रोजन के कारण हुआ था। पेन था, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेन था, संभल नहीं पा रही थी, तो वो उनके माता पिता और तुरंत हमारे यहाँ इमरजेंसी में लेके आए थे। तो इमरजेंसी में जो उनको एवेल्युएट किया तब पता चला कि उनको पेट में छेद या पेट फट गया था और गैस भर गया था। इस हालत में हमें इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ा। बच्ची को 6 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। ये घटना अप्रैल महीने की है, जिसकी खबर अस्पताल ने अब दी है। फिलहाल बच्ची स्वस्थ बताई जा रही है। आजकल कुछ नया करने की कोशिश में पान बेचने वाले पान से धुआं निकालने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिक्विड नाइट्रोजन बेहद ठंडा होता है और सामान्य तापमान पर ये उबलने लगता है। जब लिक्विड नाइट्रोजन शरीर के अंदर पहुंचता है तो उसका तापमान बहुत बढ़ जाता है और वो शरीर में पहुंचकर अंदरूनी अंगों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि बेंगलुरु की बच्ची के साथ हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि बेहद कम तापमान वाला लिक्विड नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में शरीर में पहुंचा तो अचानक सांस रुक सकती है। साथ ही ज्यादा मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन शरीर में पहुंचने से इंसान की मौत तक हो सकती है। 2 महीने पहले मार्च में गुरुग्राम का एक वीडियो सामने आया था, जहां रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह कुछ लोगों ने ड्राई आइस खा लिया था, जिसकी वजह से उनके मुंह से खून निकलने लगा था। कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को ही ड्राई आइस कहा जाता है। इसका तापमान -78.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं लिक्विड नाइट्रोजन इससे भी ज्यादा ठंडी होती है और इसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। दोनों पदार्थ खाने पीने की चीजों में धुआं निकालने के काम आते हैं, ताकि खाने पीने की चीजों को आकर्षक बना दें। लेकिन आकर्षक बनाने के चक्कर में केमिकल्स का इस्तेमाल लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर, दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई बड़े राज्यों में लोग गर्मी से तो बेहाल हैं ही। अगर आप शिमला जैसे हिल स्टेशन पर राहत के लिए जाना चाहते हैं तो पहले यह खबर जरूर देख लीजिए। पहाड़ों पर आग उगल रहा सूरज आपको तपा सकता है। यहां प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में लोग तेज गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने यहां पर 5 दिन हीट वेव चलने की चेतावनी दी है। यहां तक कि यहां कई पहाड़ी क्षेत्रों में पारा 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है। लू लगने का खतरा भी पहाड़ पर लगातार बढ़ रहा है। कैसे हैं पहाड़ी क्षेत्रों के हाल, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। क्या रेगिस्तान, क्या मैदान, सब जगह जैसे सूरज की तपिश और चुभने वाली धूप पहले ही मुसीबतों का पहाड़ तोड़ रही है। लेकिन अब पहाड़ों पर भी गर्मी ज्वालामुखी बनकर फूटती जा रही है। चाहे यहां के रहने वाले लोग हों या फिर पहाड़ों पर ठंडक की चाह में बाहर से आने वाले लोग हों, हर किसी का पसीना छूट रहा है। पर गर्मी बहुत होगी शिमला में, ऐसी गर्मी हमने कभी देखी नहीं यहाँ तक, जो कि इस बार शिमला में हद है। फर्स्ट गर्मी देखी मैंने इतनी, आज से पहले हमने गर्मी देखी नहीं वैसे शिमला में। जो सोचा था कि जहाँ टेम्परेचर जितना हो सकता है, मतलब डाउन जो हो सकता है उतना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भयंकर गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने शिमला समेत 7 शहरों के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले करीब 5 दिनों तक यहाँ हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पे भी हीट वेव कंडीशन बन सकती हैं आगामी 3 दिनों में। तो इसको देखते हुए पूरे प्रदेश में ही हीट वेव का अलर्ट जारी किया है आगामी 5 दिनों के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगले 4-5 दिनों के भीतर 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। इससे खासकर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में हीट वेव के साथ भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है, जबकि पंजाब से सटे ऊना का तापमान 44.2 डिग्री, नेरी का 44 डिग्री, बिलासपुर का 42.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। पहाड़ों पर बढ़ते तापमान को लेकर लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूलों का समय भी बदलना पड़ा है। कांगड़ा में प्रचंड गर्मी की चपेट में आने से बाजार सूने पड़े हुए हैं। पहले थोड़ा ठंडक ज्यादा था, अभी 2 दिन से काफी धूप है। यहाँ पे 40-45 जितना डिग्री का टेम्परेचर रहता है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी के संपर्क में आने से बचने के लिए हल्के रंग वाले, ढीले, सूती कपड़े पहनने सहित अपने सिर को ढकने, कपड़ा, टोपी या छाते का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब देश हित की अगली खबर का रुख किए लेते हैं। जिस बुलडोजर से अखिलेश यादव को डर लगता था, आज उसी बुलडोजर को थामने की बात उन्होंने चुनावी मंच से कर दी है। तो क्या अखिलेश यादव अब बाबा का बुलडोजर चलाने वाले हैं? खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प है, इसीलिए हमने सोचा कि आपको दिखाई जाए। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आया है। अखिलेश यादव वहां की रैली में थे, अखिलेश मंच पर थे और उनके समर्थक नीचे दूसरी कुर्सियों पर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे थे। बताया गया है कि बैरिकेडिंग तोड़कर कुछ समर्थकों ने अखिलेश यादव के मंच की ओर जाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस को लगा कि लाठी चला करके समाजवादी कार्यकर्ताओं पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन उल्टे हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। भीषण गर्मी से मंच से अखिलेश यादव लड़ाकू कार्यकर्ताओं से शांति बनाने की अपील करते रह गए, लेकिन छोटे नेताजी की बात कार्यकर्ताओं ने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल भी दी। पिछले 72 घंटे में यह दूसरा मौका है जब अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हुआ। 2 दिन पहले 19 मई को फूलपुर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जनसभा थी। वहां भी कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ करके अखिलेश और राहुल के मंच की तरफ बढ़े। राहुल और अखिलेश के समझाने के बावजूद भी कार्यकर्ता नहीं माने। वहां तो उन्हें अपनी रैली ही रद्द करनी पड़ गई, लेकिन यहां कम से कम अखिलेश यादव अपना चुनावी भाषण पूरा करके ही लौटे। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ भी थे और जिस दिन फूलपुर में हंगामे की वजह से अखिलेश राहुल के साथ बिना रैली किए लौटे थे, उस दिन योगी भी फूलपुर गए थे और वहां चुनावी रैली उन्होंने की थी। खैर, ये हंगामे की बात थी। अब करते हैं बुलडोजर की बात। बहुत दिनों के बाद अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर कुछ ऐसा बयान दिया है जो सुर्खियों में है। हम क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी अब बुलडोजर चला सकते हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। कभी कभी बुलडोजर से हम लोगों को डराते हैं और कभी स्टीयरिंग पे आदमी बदल गया तब क्या होगा। इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। जब इन सभी माफियाज को हम लोगों ने उल्टा टांगने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी को पीड़ा होने लगती है। जिस बुलडोजर से गुंडे, माफियाओं और गैंगस्टर को डर लगता है, उस बुलडोजर मॉडल को क्या अखिलेश भी जारी रखने वाले हैं? बस्ती की रैली में अखिलेश यादव ने आखिर क्यों कहा कि बुलडोजर की स्टीयरिंग पर आदमी बदल गया तो क्या होगा? ये बीजेपी वाले लोग जो हैं कभी कभी बुलडोजर से हम लोगों को डराते हैं। क्या बुलडोजर में दिमाग होता है क्या? अगर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है और कभी स्टीयरिंग पे आदमी बदल गया तब क्या होगा? और हमने तो यहां तक सुना है कि कुछ अधिकारी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के समाजवादियों को परेशान कर रहे हैं। वैसे तो अखिलेश का ये बयान योगी की बुलडोजर सेना को अल्टीमेटम है। अखिलेश उन अफसरों को धमका रहे थे जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं। इस धमकी के दौरान उन्होंने ये नहीं कहा कि सत्ता बदलेगी तो बुलडोजर मॉडल हटा दिया जाएगा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि बुलडोजर की स्टीयरिंग पर आदमी बदल जाएगा। तो अखिलेश ये कहना चाहते हैं कि अगर 4 जून के बाद केंद्र में सरकार बदली या कभी वो सत्ता में आए तो बुलडोजर बना रहेगा। बस बुलडोजर एक्शन लेने वाले अफसर बदल जाएंगे, यानी बुलडोजर चलता रहेगा लेकिन रिवर्स गियर में। वैसे आजकल योगी आदित्यनाथ भी चुनावी सभा में बुलडोजर के नाम से विपक्ष को चिढ़ा रहे हैं। क्या बुलडोजर में दिमाग होता है क्या? अगर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है और कभी स्टीयरिंग पे आदमी बदल गया तब क्या होगा? इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब इन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता है, इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है, तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ।
अखिलेश और योगी के बीच जुबानी जंग में बुलडोजर को खूब जगह मिल रही है। इसकी वजह ये भी है, साल 2017 से लेकर 2024 तक यूपी में माफिया, गैंगस्टर और अपराधियों की 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो सीज की गई या उसी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। 2017 के दौरान यूपी में योगी सरकार के बनते ही माफिया संपत्ति पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया था। अब तक 24 से ज्यादा माफियाओं के घर पर बुलडोजर चल चुका है। योगी सरकार के मुताबिक 2021 तक 67,000 एकड़ जमीन को बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण मुक्त किया गया। अब तक यूपी के 14,000 से ज्यादा गैंगस्टर्स पर एक्शन लिया गया है और उनकी 21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज करके तबाह कर दी गई है। यूपी में बुलडोजर का डर बड़े बड़े माफिया और अपराधियों पर भारी है, इसलिए योगी समर्थकों को बाबा का बुलडोजर मॉडल पसंद है। आजकल रैलियों और सभाओं में बुलडोजर के साथ सीएम योगी का स्वागत होता है और तो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगी के बुलडोजर मॉडल के प्रशंसक हैं। अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। साथियों, ये चुनावी सभा के लिए मैं कहने के लिए नहीं आया, मुझे चिंता है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। बुलडोजर का जिक्र किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं किया, पर अखिलेश और योगी के बयानों से लग रहा है मानो अगले 2 चरणों में बुलडोजर पर ही वोट का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब सोना दिलाने वाला दूसरा सवाल आपके सामने आने वाला है। तैयार है ना आप? तो बताइए, लोकसभा के 6ठे चरण का चुनाव कब है? ए 23 मई, बी 25 मई, सी 27 मई या फिर डी 2 जून। आप ऑप्शंस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अपने जवाब 57575 पर एसएमएस करें। जवाब कैसे भेजें इसे ध्यान से सुनिए, सवाल के साथ लिखा हुआ है। और हम फिर से बता दें कि ZN आपको सबसे पहले लिखना है, मैसेज बॉक्स में जाकर के फिर स्पेस देना है, फिर अपना नाम लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर अपने शहर का नाम लिखना है और चूंकि ये दूसरा सवाल था तो Q2 लिखना है, फिर स्पेस दे करके सवाल जो भी आपको सही लगता है ABCD ऑप्शन, वो ऑप्शन लिखना है। ये दूसरा सवाल है, इसीलिए आपको Q2 लिखना है। पहले सवाल में आपने Q1 लिखा था। तो आप जल्द से जल्द अपने जवाब हमें भेजिए। अब कुछ ही देर में आज के 2 लकी विजेताओं के नाम भी मैं आपके सामने रखूंगा। जिन लोगों ने कल हमें अपने जवाब भेजे थे, उन सभी लोगों से हमारी अपील है कि बस थोड़ा सा इंतजार और 20 मई का सोना जीतो रिजल्ट आने ही वाला है। और अब देश हित की अगली खबर का रुख किए लेते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत के बाद 5 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। इब्राहिम रईसी के सम्मान में आज भारत में भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। आपको बता दें कि दिल्ली सहित पूरे देश भर में सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। गुरुवार को रईसी की अंतिम यात्रा में भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। 19 मई को रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और पिछले 3 दिनों से लगातार रईसी की मौत पर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। दावा है कि रईसी के हेलीकॉप्टर पर अंतरिक्ष से लेजर अटैक किया गया। इसमें कितनी सच्चाई है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देख लीजिए। इब्राहिम रईसी का ताबूत छूकर ईरान की जनता अलविदा कह रही है। इस बड़ी गाड़ी में इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी 9 लोगों का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और ईरान के तबरीज शहर में लाखों की भीड़ ने ताबूत को छूकर उन्हें अंतिम विदाई दी। लोग अपने हाथों में रईसी की तस्वीर और ईरान का झंडा उठाए रहे। तबरीज शहर में रईसी को विदा करने के दौरान लाखों की भीड़ मौजूद रही। ईरानी मीडिया के मुताबिक रईसी की अंतिम यात्रा तबरीज के बाद कौम शहर जाएगी, फिर तेहरान बिरजंद होते हुए अंतिम में मशहद पहुंचेगी और यहीं रईसी को दफनाया जाएगा। मशहद में ही साल 1960 में रईसी का जन्म हुआ था और यहीं पर उनको गुरुवार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति की मौत की जांच शुरू हो चुकी है। इसके नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही हैं।
ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें रईसी की तस्वीर को कासिम सुलेमानी और परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह के साथ रखा गया है। इस तस्वीर से भी शक पैदा हो रहा है क्योंकि सुलेमानी और फखरीजादेह दोनों की टारगेट किलिंग की गई थी और इस तस्वीर का ये मतलब निकाला जा रहा है कि ईरान को रईसी की मौत पर भी शक है। सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है जिसमें बिना सबूतों के भी अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। डायना वेलेस नाम से एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लेजर हथियार से हमले का दावा किया गया। दावे हैं कि अंतरिक्ष में मौजूद लेजर हथियार से हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जिस हथियार से हमले की बात हुई उसका नाम है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। हालांकि अब तक किसी भी देश के पास अंतरिक्ष में इतने ताकतवर हथियार होने की जानकारी नहीं है जो अंतरिक्ष से धरती पर उड़ान भर रहे किसी हेलीकॉप्टर को मार गिरा सके। और इसी के साथ इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि देश हित में अब समय हो चुका है जी न्यूज केस। जी न्यूज देखो, देश हित देखो, सोना जीतो कॉन्टेस्ट के लकी विनर के अनाउंसमेंट का। 20 मई के गोल्ड विनर हैं हेमंत जैन जो झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे गोल्ड विनर हैं कार्तिक जो मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं। हेमंत और कार्तिक, आप दोनों विजेता हैं। आपको जी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो कल के विजेताओं की लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो सकता है। करना कुछ नहीं है, बस देखते रहिए देश हित, देखते रहिए जी न्यूज, जानकारी के साथ जीतते रहिए सोना। इसी के साथ देश हित में आज के लिए इतना ही। कल देश हित से जुड़ी और खबरें लेकर के फिर ठीक 8 बजे हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि। Z News.